नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, गुजरात के सफर पर। पता है, ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये उस धरती की कहानी है जो हमेशा से व्यापार, कल्चर और नई सोच का सेंटर रही है। तो चलिए इसके शानदार इतिहास की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सोचिए, ये सफर शुरू होता है पुराने जमाने के खंडरों से और खत्म होता है आज के जगमगाते शहरों पर। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के डेवलपमेंट का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जड़ों की, कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। गुजरात की कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पुराने समय से। दुनिया की जो सबसे पहली शहरी सभ्यताएं थी ना, उनमें से एक के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। गुजरात की जड़ें वो सीधे यहीं से जुड़ी हैं। और पता है, यही कनेक्शन इस बात को साबित करता है कि ये इलाका हजारों साल पहले से कितना स्ट्रैटेजिक और ट्रेड के लिहाज से कितना जरूरी था। और ये पहचान, ये तो आज भी कायम है। और उस दौर की एडवांस सोच का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर देखना हो तो वो है लोथल। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, सोचिए, ये दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक था। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का एक जबरदस्त हब। कह सकते हैं कि गुजरात की जो एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट है ना, उसकी शुरुआत शायद यहीं से हुई। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उस दौर में चलते हैं जब बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हो रहा था। एक ऐसा दौर जहां मौर्य और गुप्त काल ने इस इलाके के धार्मिक और कल्चरल लैंडस्केप को, आप कह सकते हैं, एक बिल्कुल नया आकार दिया। यहाँ आप देखेंगे कि पावर सेंटर कैसे बदल रहा था। पहले लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी। और फिर उसके बाद आई 4ठी सदी और साथ में आया गुप्त साम्राज्य का गोल्डन पीरियड। और इन दोनों साम्राज्यों का असर बहुत गहरा था, लेकिन अलग अलग। एक तरफ मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का शांति का संदेश फैलाया, तो दूसरी तरफ गुप्त काल, अरे वो तो आर्ट, लिटरेचर और साइंस के लिए एक गोल्डन एज साबित हुआ। और इसका असर सच कहूं तो आज भी महसूस किया जा सकता है। तो अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मध्य युग की तरफ। ये वो समय था जब पावरफुल रीजनल किंगडम्स और सल्तनतों ने गुजरात को एक बिल्कुल अलग, एक यूनिक पहचान दी। ये दौर ना दो बड़ी ताकतों के उभरने का गवाह बना। एक तरफ थे वहां के लोकल सोलंकी शासक, मतलब चालुक्य वंश, जिन्होंने गुजरात के आर्ट और आर्किटेक्चर को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। और फिर दूसरी तरफ आई गुजरात सल्तनत, जिसने इस पूरे इलाके को एक नई पॉलिटिकल और आर्किटेक्चरल पहचान दी। और देखिए, जब भी गुजरात सल्तनत की बात होती है ना, तो एक नाम लिए बिना वो बात अधूरी है, महमूद बेगड़ा। वो सिर्फ इस सल्तनत के सबसे पावरफुल शासकों में से एक नहीं थे, बल्कि उनकी मिलिट्री जीत और उनके बनाए हुए निर्माण कार्यों ने उन्हें मिडीवल गुजरात की हिस्ट्री का एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। अब आता है अगला दौर। ये गुजरात के लिए एकीकरण का दौर था, जब ये पहले मुगलों और फिर ब्रिटिश जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों का हिस्सा बन गया। और इन दोनों ही साम्राज्यों का असर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। देखिए, जहां मुगल शासन ने ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को और सिस्टमैटिक बनाकर इस इलाके को और प्रॉस्पेरस बनाया, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन के दौर ने जाने अनजाने में ही सही भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को हवा दे दी। और बस यहीं से गुजरात की कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब गुजरात भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक सेंट्रल रोल निभाने वाला था और फिर एक मॉडर्न स्टेट के तौर पर उभरने वाला था। अगर हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो शायद गुजरात का सबसे बड़ा योगदान है महात्मा गांधी। जी हाँ, ये वही धरती है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के उस महानायक को जन्म दिया। और गांधी जी का ये जो विचार है ना, पहले वे आपकी उपेक्षा करते हैं, फिर वे आप पर हंसते हैं, फिर वे आपसे लड़ते हैं और तब आप जीत जाते हैं। ये उस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल की आत्मा को दिखाता है, जिसकी लीडरशिप उन्होंने यहीं से की थी। और इस स्ट्रगल का एक सबसे बड़ा मोमेंट था दांडी मार्च। देखिए, ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं थी, नहीं, ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक इतना पावरफुल सिंबल था जिसने ब्रिटिश नमक कानून को सीधी चुनौती दे डाली। और इसका असर
पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग फैल गई। और फिर आई वो तारीख 1 मई 1960। ये एक ऐतिहासिक तारीख है क्योंकि इसी दिन आधुनिक गुजरात का जन्म हुआ। इसे बॉम्बे राज्य से अलग किया गया और एक नए स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला। और ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा ये हमें आज के दिन तक ले आती है, जहां गुजरात भारत के सबसे ज़रूरी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सेंटर्स में से एक बनकर खड़ा है। तो आखिर में अगर हम गुजरात की लेगेसी को देखें तो वो कई परतों से बनी है। इसमें एक तरफ है इसका रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज, दूसरी तरफ है सदियों पुराना ट्रेड और एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल, साथ ही देश की आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान, और आज के दौर में मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मॉडल। ये सबका एक अनोखा संगम है। तो इतने शानदार और रिच इतिहास को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि इतिहास से भविष्य की ओर देखते हुए गुजरात का अगला चैप्टर क्या होगा। नमस्कार, चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, एक ऐसी दुनिया में जो वक्त की गहराइयों में कहीं खो गई है। ये कहानी है हजारों साल पुरानी गुजरात की धरती पर जन्मी एक महान सभ्यता की। देखिए, ये सिर्फ किसी जमीन के टुकड़े की कहानी नहीं है। नहीं, ये दास्तां है एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के बनने की, उसके आसमान छूने की और फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने की। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस जमाने से जब इंसान छोटी छोटी बस्तियों से निकलकर बड़े वेल प्लान शहर बसा रहा था। वक्त था करीब 2500 ईसा पूर्व का, सिंधु घाटी सभ्यता। उसी का एक हिस्सा गुजरात में एक बस्ती अपने पीक पर थी, अपने चरम पर। नाम था इसका लोथल। लेकिन देखिए, इसका अंत वो आज भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हाँ, लोथल कोई ऐसी वैसी आम बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था, एक हाईली एडवांस्ड, एकदम सुनियोजित शहर। जरा सोचिए, उस शहर की गलियों में एक बच्चा अपने पिता से पूछ रहा है ये सवाल। सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब तो लोथल की कमाल की इंजीनियरिंग में छिपा है। उस बच्चे का एक सवाल हमें सीधा शहर की प्लानिंग के दिल में ले जाता है। यहाँ सब कुछ प्लान था। सड़कें, वो भी पक्की ईंटों की, एक ग्रिड पैटर्न में बनी हुई। और ड्रेनेज सिस्टम, अरे हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए एक जबरदस्त अंडरग्राउंड सिस्टम था। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी साइंटिफिक थी, कि वो लोग अपने जमाने से कितना आगे थे। अच्छा, अब शहर के अंदर से निकलकर उस जगह चलते हैं जो लोथल की असली ताकत थी, उसका पावर सेंटर। और वो था इसका बहुत बड़ा बंदरगाह, जिसे हम डॉकयार्ड कहते हैं। और ये भी कोई मामूली बंदरगाह नहीं था। इसे दुनिया का सबसे पहला, सबसे पुराना मैन मेड डॉकयार्ड माना जाता है। सोचिए, एक इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना जिसने लोथल को उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना दिया था। एक पल के लिए उस बंदरगाह पर मची हलचल को महसूस कीजिए। व्यापारी आवाजें लगा रहे हैं, सामान जहाजों पर लोड हो रहा है, हर तरफ एक गहमा गहमी। यहाँ से ट्रेड सिर्फ आस पड़ोस तक नहीं होता था, बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं तक होता था। सच पूछिए तो लोथल उस वक्त दुनिया के लिए गुजरात का गेटवे था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लोथल की कहानी का ट्विस्ट एक बहुत ही गहरा रहस्य है। एक शहर जो इतना एडवांस था, एक सिविलाइजेशन जो इतनी प्रॉस्परस थी, आखिर वो खत्म कैसे हो गई? ऐसा नहीं कि ये सब एक रात में हुआ, नहीं, पर धीरे धीरे ये महान शहर वक्त की धूल में कहीं खो गया। ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक बड़ी पहेली है। क्या हुआ था? कोई बाढ़ आई थी, कोई भूकंप, या फिर ट्रेड रूट्स बदल गए थे? सच तो ये है कि कोई पक्के तौर पर नहीं जानता। तो आज जब हम लोथल के खंडहरों के बीच खड़े होते हैं, तो हमें सिर्फ टूटी फूटी ईंटें और दीवारें नहीं दिखती। नहीं, हमें दिखते हैं वो सारे अनसुलझे सवाल जो ये सभ्यता अपने पीछे छोड़ गईं। उनकी भाषा क्या थी, उनके रीति रिवाज कैसे थे, और सबसे बड़ा सवाल, वो आखिर खत्म क्यों हुए? तो सवाल उठता है कि आज हमारे लिए लोथल की इस कहानी का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये खंडर आज भी हमें याद दिलाते हैं कि इसी गुजरात की जमीन पर कभी दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक रहा करती थीं।
ये हमारी जड़ों का, हमारी शानदार विरासत का एक जीता जागता सबूत है। तो लोथल का खत्म होना एक चैप्टर का एंड तो था, लेकिन गुजरात की कहानी का नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद एक नया बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ जिसने इस जमीन की शक्ल ही बदल दी। अगली बार हम सफर करेंगे मौर्य साम्राज्य के दौर में और देखेंगे कि इस भूमि में क्या क्या बदलाव आए। तो मिलते हैं अगले हिस्से में। गुजरात की धरती पर एक नए साम्राज्य का सूरज उग रहा था। एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि लोगों की दिल और सोच को भी बदलने वाला था। तो चलिए मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के शासन की इस अनोखी कहानी में गहरे उतरते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य का आना गुजरात के लिए एक बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक मोड़ था। ये सिर्फ एक राजा का दूसरे राजा को हराना नहीं था, नहीं, ये तो एक ऐसी सोच की क्रांति थी, एक ऐसी लहर थी जो इस जमीन की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो आज के इस सफर में हम मौर्यों के आने से लेकर गुजरात पर उनके गहरे असर तक की पूरी कहानी देखेंगे। और हाँ, इसी दौरान हम सम्राट अशोक के उस हैरतअंगेज बदलाव और उनके धर्म के संदेश की गहराइयों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है सम्राट अशोक के साथ, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से लिखा गया है। उनके राज में मौर्य साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। शुरुआत में अशोक का इरादा बिल्कुल साफ था। वो मानते थे कि एक मजबूत और शांत राज्य बनाने का रास्ता जीत से होकर ही गुजरता है। मतलब लक्ष्य सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज कायम करना था जो टिकाऊ हो, स्थिर हो। लेकिन कभी-कभी एक जीत ही सब कुछ बदल देती है। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने न सिर्फ एक सम्राट का दिल बदला बल्कि एक पूरे साम्राज्य की दिशा ही मोड़ दी। अपने साम्राज्य को फैलाने की चाह में अशोक ने कई लड़ाइयां लड़ी, पर कलिंग का युद्ध वो सबसे भयानक साबित हुआ। युद्ध के मैदान में जो खून खराबा और तबाही उन्होंने देखी, उसने अशोक को अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक हिलाकर रख दिया और अपनी ही जीत उन्हें बेमानी लगने लगी। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर इस जीत की कीमत क्या चुकाई गई? लाखों लोग मारे गए, घर परिवार तबाह हो गए, और पीछे क्या बचा? सिर्फ दर्द और मातम। उस दिन अशोक को अपनी जीत का असली डरावना चेहरा दिखाई दिया। और वहीं उस खून से सनी युद्ध भूमि पर खड़े होकर अशोक ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, अब और नहीं। उन्होंने हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ने की कसम खाई। ये सिर्फ एक राजा का हुक्म नहीं था, ये एक इंसान का दिल से हुआ बदलाव था। इस बड़े बदलाव के बाद अशोक ने धर्म का रास्ता चुना। अब ये धर्म कोई पूजा पाठ वाला मजहब नहीं था, नहीं, ये तो जीने का एक नया तरीका था, एक फलसफा था जो दया, अहिंसा और अच्छे बर्ताव पर टिका था। अच्छा, तो उन्होंने ये किया कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर जैसा कि उन्होंने तय किया था, लड़ाई और हिंसा का रास्ता पूरी तरह छोड़ दिया। और फिर धर्म के इस नए विचार को न सिर्फ अपने साम्राज्य में बल्कि दूर दूर तक फैलाया। उनकी इस पूरी सोच का जो केंद्र था वो था अहिंसा। मतलब किसी भी जीव को, किसी भी जिंदा चीज को कोई तकलीफ न पहुंचाना, इसे सबसे बड़ा गुण माना गया। और यही सोच उनके राज करने के तरीके और उनकी अपनी जिंदगी दोनों का आधार बन गई। लेकिन अशोक इस बात को पक्का कैसे करते कि उनका ये संदेश आने वाली सदियों तक जिंदा रहे? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा और टिकाऊ तरीका निकाला, अपने विचारों को पत्थर पर लिखवा देना। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में बड़ी बड़ी चट्टानों और खंभों पर अपने संदेश खुदवाए, जिन्हें हम आज शिलालेख कहते हैं। ये सिर्फ राजा के आदेश नहीं थे, बल्कि ये तो नैतिक शिक्षाओं की एक खुली किताब थे जो आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी जीने की प्रेरणा देते थे। सबके लिए, हर कोई पढ़ सके, समझ सके। और लोगों पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका राजा सिर्फ उन पर हुकूमत नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें शांति और सच्चाई की राह दिखा रहा है। ये एक राजा और उसकी प्रजा के बीच एक बिल्कुल नए रिश्ते की शुरुआत थी। तो चलिए अब जरा खास तौर पर गुजरात पर लौटते हैं। अशोक के शासन और उनके धर्म के संदेश ने इस इलाके के भविष्य को कैसे संवारा, कैसे एक नई शक्ल दी। मौर्य काल में गुजरात में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। देखिए, जब प्रशासन मजबूत हुआ तो शांति कायम हुई
और जहाँ शांति होती है वहाँ व्यापार फलता फूलता है। बौद्ध धर्म के साथ साथ कला और संस्कृति को भी खूब बढ़ावा मिला। कुल मिलाकर ये इलाका स्थिरता और विकास के एक नए युग में दाखिल हो गया। सदियां गुजर गईं, कितने ही साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन सम्राट अशोक का संदेश आज भी उतना ही जरूरी लगता है ना? शांति, अहिंसा और दया का ये रास्ता आज भी पूरी दुनिया को एक नई राह दिखा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि असली जीत तलवार से नहीं, दिल जीतने से मिलती है। लेकिन इतिहास का पहिया तो हमेशा घूमता रहता है। हर बड़ी साम्राज्य का अंत भी तय होता है। तो सवाल ये उठता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद गुजरात की बागडोर किसके हाथों में आई? कौन संभालेगा इसे? इसका जवाब मिलेगा हमें अगले विश्लेषण में।